स्वागत है बच्चों। क्लास 9 बिहार बोर्ड हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक है इतिहास की दुनिया, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 3 फ्रांस की क्रांति। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है विश्व इतिहास में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव था। सन 1789 में इस आंदोलन ने फ्रांस के राजा को हटाकर लुई 16वां, जो मनमानी और निरंकुश राजतंत्र था, तानाशाह था, उसको हटाकर ठीक तो वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की गई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया गया फ्रांसीसी क्रांति में। देखिए, विश्व इतिहास में अगर हम घटनाओं का क्रम देखें तो सबसे पहले घटित हुई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, कब हुई? 1775 में। और वहाँ पे इंग्लैंड के और अमेरिका, यानी इंग्लैंड जो है अमेरिका को गुलाम बना के रखा था। तो इस युद्ध में फ्रांस ने भी अमेरिका को मदद की, जिससे कि फ्रांस पे भारी कर्ज हो गया। ठीक है, तो आर्थिक संकट पैदा हो गया, जो इस क्रांति का मुख्य कारण भी है। तो चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। अभ्यास के प्रश्न पहला है, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी को हुई? सन 1789 की फ्रांस की क्रांति जो है ये शुरू हुई, जो एक युगांतर घटना थी। ठीक है, जिनमें 14 जुलाई 1789 को जो बेस्टिल का पतन है, एक कारागृह है, इसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है और स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम रखेंगे 1789, याद रखना है। दूसरा है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? अभी हमने देखा बेस्टिल एक क्या है? कारागाह है, जो राजतंत्र निरंकुशता का प्रतीक है। ठीक, तो इस किले को तोड़ दिया गया और तोड़ने का जो डेट था 14 जुलाई था, 14 जुलाई 1789। तो इसी दिन को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस की घोषणा भी की गई। ठीक है, ये बेस्टिल के पतन यानी कारागाह के तोड़ने पर। तो कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा है, प्रथम एस्टेट्स में कौन आते हैं? फ्रांस का समाज 3 स्तर पे बटा होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते। कौन? पादरी वर्ग आते हैं। दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग आते हैं और तीसरे स्टेट में बड़े व्यापारी वगैरह वो सारे लोग आते हैं। तो प्रथम स्टेट में ऑप्शन नंबर सी पादरी। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? नज़र डालिए यहाँ पे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी आपको ध्यान देनी है, जो फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण हम देखेंगे तो ये समाज का बंटवारा भी था, जो अव्यवस्थित तौर पे ये बांटा गया था। प्रथम स्टेट में जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग होते थे, इन पे करों पे बोझ नहीं था, ये स्वतंत्र थे, किसी भी प्रकार से इनका शोषण नहीं किया जाता था, इनको कोई कर्ज नहीं देना पड़ता था। सबसे ज़्यादा बोझ था ये तृतीय वर्ग पर, यानी 90% जो जनता तीसरे स्टेट में थी, जिस पे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। तो द्वितीय स्टेट में आ गए कुलीन वर्ग। तृतीय स्टेट में कौन? देखिए इनमें से कौन थे? पादरी, कुलीन, न्यायाधीश, कौन थे इसमें तृतीय स्टेट में? देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, तृतीय स्टेट में दार्शनिक आते थे, पादरी नहीं आते थे। प्रथम द्वितीय स्टेट में हो गया। दार्शनिक और शिक्षित लोग भी आते थे, न्यायाधीश भी इसमें भी हो जाएगा, न्यायाधीश, वकील वगैरह। तो हम रखेंगे दार्शनिक, ऑप्शन नंबर ए। वोल्टेयर क्या था? देखिए गौर कीजिए, फ्रांस की क्रांति में अगर हम बौद्धिक कारण देखें, यानी शिक्षित और लेखक लोग, दार्शनिक, इतिहासकार, इसमें वोल्टेयर का नाम शामिल है। तो कौन था? लेखक था, दार्शनिक था और इतिहासकार था। इसमें ऑप्शन नंबर सी हम लगाएंगे। रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था? वो किस सिद्धांत को मानता था, वो बताना है। देखिए शिक्षित और बौद्धिक में हम देखें, नज़र डालें तो वोल्टेयर हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया और रूसो हो गया। ये सारे क्या थे? ये सारे लेखक थे, इतिहासकार थे। ठीक, व्यक्तित्व पर नज़र डालें, इन्होंने पुस्तक लिखी सामाजिक संहिता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसने समाज, जो समान इच्छाएँ थी और जनतंत्र का ये समर्थन था, यानी लोगों की भलाई ये चाहने वाला आएगा, सीधे तौर पे जनता की इच्छा। अगला है 8 नंबर, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? देखिए ये रहे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने पुस्तक लिखी विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इनमें क्या बताया? सरकार के 3 अंगों, कार्यपालिका, इसके बाद विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण का पोषक भी ये बने मॉन्टेस्क्यू।
तो ये हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ लव, विधि की आत्मा, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? हम सभी जानते थे, तानाशाह, निरंकुशवादी, ठीक है, फिजूल खर्ची करने वाला, ये लुई सुलावा था, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बेस्टिल का पतन हुआ था, जो कारागृह है उसको तोड़ने पर ही वहाँ के लोग जो 14 जुलाई 1789 में स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, एक राजतंत्र, निरंकुशता और तानाशाह का प्रतीक था बेस्टिल। अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है लुई सोलहवां सन डैश ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा? तो लुई सोलहवां बैठा 1774, यहाँ पे हम रखेंगे 1774 को। निरंकुश, अयोग्य और तानाशाह ये शासक था। दूसरा है डैश लुई सोलहवां की पत्नी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी अंतोनेट, ठीक है, क्या भरना है, मेरी अंतोनेट, ये हो गया। ये भी काफ़ी फिजूल खर्च करती थी। इसके बाद तीसरा, फ्रांस की संसदीय संस्था को डैश कहा जाता है? इसको बोलते हैं स्टेट जनरल, ठीक है, यहाँ पे भरेंगे स्टेट जनरल। 4 नंबर है, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले जो पूंजीपति लोग होते थे उसको क्या बोलते थे, उसको क्या कहते थे? उसको बोलते थे टैक्स फार्मर, यहाँ पे भरेंगे टैक्स फार्मर। 5 नंबर में डैश के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेक्यू ने की? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सरकार की शक्तियों का बंटवारा कर देना, ठीक है, जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन्होंने सुझाव दिया शक्तिकरण पृथक्करण का सिद्धांत, ये हो गया। इसके बाद 6 नंबर, डैश की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक सविता है? तो किसकी पुस्तक है? रूसो की है, 6 नंबर में हो गया। इसके बाद 7वां, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस के नेशनल असेंबली में डैश की घोषणा हुई? मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा हुई, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर है, जोकोविन दल का प्रसिद्ध नेता डैश था? तो वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है, ये आपको भर लेना है 8 नंबर में। 9 नंबर है, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन यानी ख़त्म किया जाना कब हुआ? 1848 में हुआ, दास प्रथा ख़त्म कर दी गई, यहाँ पे भरेंगे 1848। 10 नंबर देखिए, फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार सन कब शुरू हुआ? 1946 को शुरू हुआ, यहाँ पे हो गया 1946। तो इस तरीके से हमने इसको काफ़ी अच्छे से पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। पहला है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? देखिए यहाँ पे गौर करेंगे, राजनीतिक कारण टोटल 5 बिंदु हैं। राजनीतिक कारण का मतलब होता है कि राजा की जो, देखिए यहाँ पे बात की गई है फ्रांस की राजक्रांति, ठीक है, तो वहाँ के राजा की तानाशाही हो गया, अयोग्य शासन व्यवस्था और जनता के अधिकारों की जो अनदेखा करना है, ठीक है, जो मुख्य रूप से निरंकुश राजतंत्र लुई सोलहवां, वो सारे भ्रष्टाचार में शामिल था। तो इसी के वजह से असंतोष फैला और ये फ्रांस में राजक्रांति हुई। तो ये राजनीतिक कारण में हम क्या लिखेंगे? देखिए राजनीतिक कारण में जो आंसर है हम इसको काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, फ्रांस की क्रांति 1789 में मुख्य राजनीतिक कारण में निरंकुश और अयोग्य राजतंत्र, दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था और आम जनता का राजनीतिक भागीदारी का पूर्ण अभाव था। राजा लुई 16वें और उनकी महारानी मेरी अंतोनेट की फिजूल खर्ची और आक्रामकता ने इस असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया, जिसके वजह से फ्रांस की क्रांति हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। वो काफ़ी निरंकुश था, अयोग्य था, राजतंत्र था, जनता को शोषित करता था, उनका ध्यान नहीं रखता था और जनता का जो शासन व्यवस्था में कोई योगदान नहीं था, वो मनमानी करता था, तानाशाह था। ठीक है, इसीलिए जनता में असंतोष बढ़ा, जो फ्रांस की क्रांति का कारण बना। ये पूरा हो गया राजनीतिक कारण आपका। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति की सामाजिक कारण क्या थे? देखिए, पहला राजनीतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा है बौद्धिक कारण। चलिए अब लिखते हैं सामाजिक कारण क्या थे। देखिए, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण आप देखिए गौर करेंगे तो यहाँ पे जो समाज है 3 वर्गों में बटा हुआ है।
ठीक। फ्रांस की सामाजिक कारण का मतलब है समाज में फैली भेदभाव भरी व्यवस्था और असमानता से है, जिसके तहत समाज 3 हिस्सों में बटा था, 3 स्टेट में बटा था और आम जनता को भारी अपमान और अन्याय सहना पड़ता था। जो स्टेट तीसरे में थे 90% से ज़्यादा, जो फ्रांसीसी क्रांति का यही कारण बना। उत्तर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे करेंगे। फ्रांस की क्रांति का मुख्य सामाजिक कारण में असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना, अभी हमने देखा समाज का बंटवारा असमानता पर किया गया था, जो 3 वर्गों में स्टेट में बटी हुई थी, जिसमें पहले 2 स्टेट में विशेष अधिकार थे और तीसरे वर्ग में शोषण होता था। अतः शोषणकारी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था ने फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल तीसरा देखेंगे, फ्रांस के आर्थिक कारण पर प्रकाश डालें। देखिए यहाँ पे फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण का मतलब है देश की खराब आर्थिक स्थिति, अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था और भुखमरी से है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं असमान कर प्रणाली वगैरह। आंसर हम कैसे करेंगे? उत्तर हम ऐसे करेंगे, फ्रांस की क्रांति 1789 के प्रमुख आर्थिक कारण में जो यहाँ पे है खाली राजकोष, युद्धों का भारी खर्च, दोषपूर्ण कर व्यवस्था यानी प्रणाली, महंगाई, बेरोजगारी, जिससे कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। अतः आर्थिक जो है कष्ट जनता को क्रांति की ओर ले गया। ये हो गया। अगला है चौथा, फ्रांस की क्रांति का बौद्धिक कारण का उल्लेख करें। देखिए यहाँ पे है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण का मतलब होता है कि जो दार्शनिक लोग होते थे अपने विचार से, अपनी तार्किक क्षमता से जनता को जागरूक करते थे किताबों के द्वारा, अपने वाक्यों के द्वारा, ठीक है, जो बगावत के लिए तैयार करते थे। तो यहाँ से हम आंसर करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जा सकता है कि यह एक मध्य वर्गीय क्रांति थी। बिल्कुल सही बात है, जिसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दोषों को पर्दाफाश किया, जो जनमानस में आक्रोश पैदा किया। ठीक है, और फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसके प्रमुख हैं मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो। एक लाइन और लिख लेना है, जिन्होंने अपने पुस्तकों और विचारों के द्वारा जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। ये आपका आंसर हो गया पूरा। 5 नंबर सवाल पे गौर कीजिए, लेटस डी कैजेट से आप क्या समझते हैं? उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देखिए ऐसे, फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। कोई व्यक्ति भाषण भी नहीं दे सकता है, लिख भी नहीं सकता है, विचार भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक लिखने के बाद फिर यहाँ से करना है, राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, जिसको बोलते थे लेटर द कैजेट। ठीक है, जैसे रोलेट एक्ट हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार फ्रांस की क्रांति में भी हुआ करता था, जो मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार कर लेना लेटर द कैजेट के आधार पे, इसको बोलते हैं। कंप्लीट हुआ आंसर आपका। 6 नंबर सवाल है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए उत्तर हम ऐसे करेंगे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लिफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो भाग लेने से क्या हुआ कि अत्यधिक धन व्यय ने फ्रांस को आर्थिक स्थिति दयनीय बना दिया। काफ़ी धन खर्च हो गया, इसे संभालना देश के लिए असंभव बन गया और अंत में यह फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण भी बना। यही हुआ, जो फ्रांसीसी सेना है वो इंग्लैंड के विरुद्ध और अमेरिका को सहायता प्रदान करने के लिए युद्ध में शामिल हो गए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, सारे पैसे खर्च हो गए, तो जो आर्थिक कारण भी बना। आंसर समझ में आ गया। यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से ही पूरा कर लेना है। 7 नंबर सवाल है, मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे समझिए, 14 जुलाई 1789 को देखिए यहाँ पे जब लुई 16वां नाम का यानी राजा बना, गद्दी पे बैठा, वो नाम का बना सिर्फ, और सारे काम नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। एक अधिनियम उन्होंने बनाई नेशनल असेंबली ने। यहाँ से करना है आंसर, 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक का अधिकार, ठीक है, ये स्वीकार किया गया। इसमें क्या था, इस घोषणा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने
और इच्छानुसार धर्म पालन करने के अधिकारों को मान्यता मिली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस का भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। तो ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, आंसर हो गया कंप्लीट। मानव और नागरिकों के अधिकार ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। अगला सवाल देखिए 8 नंबर, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, अन्य देशों पे क्रांति का प्रभाव, फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर प्रभाव, इटली, जर्मन, पोलैंड और इंग्लैंड। हमें बताना है इंग्लैंड का, यहाँ से करेंगे। नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ, जबकि इंग्लैंड की आगे चलकर इसके पतन का कारण बना। फिर भी इस क्रांति का इतना असर इंग्लैंड में दिखा, वहाँ के देखिए हम यहाँ से करेंगे। देखिए फ्रांस की क्रांति का असर जो है इंग्लैंड पर दिखा कि वहाँ की जनता ने सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप सन 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिससे कि वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया गया। ये प्रभाव पड़ा, ठीक है। 9 नंबर है, फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया कैसे। अब इटली पर प्रभाव हम देखेंगे, यहाँ से करेंगे। देखिए फ्रांस की क्रांति ने, इस क्रांति ने इटली के, देखिए यहाँ पे क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना इकट्ठा कर लड़ाई की तैयारी की। इटली राज्य स्थापित किया और एक साथ मिलकर युद्ध करने में उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई और इटली का भावी एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, ठीक है। ये पूरा हो गया। अगला है 10 नंबर, फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ। इसका आंसर देखिए लिखेंगे ऐसे, जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। इसका एकीकरण हो गया। इस क्रांति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो नारे थे फ्रांस की क्रांति के, ये ध्यान रखना है कि भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इसे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। यानी जर्मनी कई खंडों में भी 300 अधिक राज्यों में विभक्त था और एक होने, यानी सबको मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो ये इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा फ्रांस की क्रांति का। ये पूरा आपका आंसर हो गया।